मेरा नाम आकाश है और मैं पिछले कुछ समय से बेरोजगारी से बहुत परेशान था। नौकरी की तलाश में दर-दर भटककर थक चुका था। आज भी मेरा एक इंटरव्यू था, लेकिन वहां भी मुझे सफलता नहीं मिली। बाहर बहुत गर्मी थी, सूरज इतनी तेजी से चमक रहा था कि आंखें खोलना भी मुश्किल था। माथे से पसीना टपक रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, लगता है आज सूरज भी मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है। जिंदगी की ठोकरों से पहले ही टूट चुका था और अब इस धूप ने मेरा सिर घुमा दिया था। मैंने हाथ में पकड़ी फाइल से खुद पर छाया करने की कोशिश की और चलता रहा। सड़क के किनारे तेजी से चलते हुए अचानक मुझे एक पेड़ दिखा। मैं उसकी छांव में जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी राहत मिली। बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन वह भी खाली थी। गला सूख रहा था और दूर दूर तक पानी का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और मैं अकेला अपनी किस्मत से लड़ रहा था। प्यास से मेरी हालत बिगड़ रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। किसी ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मैंने देखा तो एक गोरा, दूध जैसा सफेद हाथ था, जिसमें सोने की अंगूठी और चमकदार चूड़ियां थीं। उस हाथ में ठंडे पानी की बोतल थी। मैंने नजर ऊपर उठाई और आश्चर्यचकित रह गया। वह एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसने पीले रंग का पोशाक पहना था। उनकी उम्र लगभग 45 साल की होगी, लेकिन उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह इतनी बड़ी हैं। उनका शरीर, त्वचा, आंखों की चमक और होठों पर मुस्कान, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि मानो किसी मॉडल की तस्वीर हो। उन्होंने कहा, यह लो, पानी पी लो, तुम्हें प्यास लगी है ना? मैं काफी देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बहुत परेशान दिख रहे थे। मैंने चुपचाप बोतल ली और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। वह महिला बहुत अमीर लग रही थी, एक बड़ी गाड़ी से आई थी और उनके रहन-सहन से यह साफ जाहिर हो रहा था कि वह एक बड़े घर से हैं। मैंने उनका धन्यवाद किया और कहा, मैडम, मैं यहाँ पास ही एक ऑफिस में इंटरव्यू देने आया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। बहुत कोशिशें की, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। मैंने उनका फिर से धन्यवाद किया और घर जाने के लिए निकला। घर पर मेरी बीमार माँ और युवा बहन मेरा इंतजार कर रही होंगी। सब्जियां लानी थीं, खाना बनाना था, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। पैसों की तंगी के कारण मैं ज्यादातर पैदल चलने की कोशिश करता था। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि तभी मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही पीले रंग के कपड़े पहनी महिला थी। वह हंस रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैं थोड़ा हैरान था। सोचा शायद उनका भी घर इसी सड़क पर होगा, लेकिन वह पैदल क्यों चल रही थीं? यही सब सोचते हुए मैं आगे चलता रहा। तभी वह महिला मेरे बगल में आ गई और मेरी ही चाल से चलने लगी। मैं एक पल के लिए रुका तो वह भी रुक गई और स्टाइल में खड़ी हो गई। उनकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थीं। मुझे तो वह थोड़ी पागल ही लग रही थीं, लेकिन सवाल यह था कि इतनी खूबसूरत महिला मेरा पीछा क्यों कर रही थीं? फिलहाल मेरा आत्मसम्मान आड़े आ रहा था और मैं उनकी चालाकी को अच्छी तरह पहचान रहा था। मैंने गुस्से से उनकी ओर देखा और कहा, क्या है मैडम? आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? मैंने तो आपका धन्यवाद कर दिया था, अब क्या पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे? मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी। तभी उन्होंने अपने पास से एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। मैं आश्चर्यचकित रह गया, इसमें क्या हो सकता है और यह महिला मुझे यह क्यों दे रही हैं? जब मैंने वह लिफाफा खोला तो मुझे झटका लगा। उसमें ढेर सारे नोट थे। इतनी बड़ी रकम कि मैं उसे गिन भी नहीं सका, लेकिन अंदाजे से पता चला कि वह रकम लाखों में थी। मेरे हाथ कांपने लगे।
मेरी जेब में केवल कुछ सिक्के थे और सामने लाखों रुपए पड़े थे। वह बोली, यह पैसे तुम्हारे हो सकते हैं, मैं तुम्हें यह दे सकती हूँ। क्या तुम इन पैसों के मालिक बनने को तैयार हो? उनकी बात सुनकर मैं सुन्न रह गया। आखिर किस काम के लिए वह मुझे लाखों रुपए दे रही थीं? मैंने पूछा, मैडम आप मुझे ये 10 लाख रुपए क्यों दे रही हैं? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, न कोई जान पहचान, न मैंने आपके लिए कोई काम किया है, तो आप मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रही हैं? क्या आप मुझे मूर्ख बना रही हैं? वह महिला मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन यहाँ नहीं। चलो कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। वह मेरे आगे चल रही थीं और मैं उनके पीछे। मेरे मन में एक अजीब सी खुशी थी। आखिर 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी, खासकर मुझ जैसे इंसान के लिए यह रकम जिंदगी बदलने वाली थी। इन पैसों से मैं अपना कुछ काम शुरू कर सकता था। मेरे दिमाग में हजारों विचार चलने लगे। वह महिला मुझे लेकर एक बड़े होटल में पहुंची। अंदर जाकर हम दोनों एक कोने में बैठ गए। उन्होंने वेटर को कॉफी लाने को कहा। थोड़ी ही देर में उन्हें किसी का फोन आया और वह फोन पर बात करने के लिए उठकर एक तरफ चली गईं। मैं होटल के चारों ओर नजर दौड़ा रहा था। वह बहुत बड़ा और शानदार होटल था। यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आते थे। मैं कभी वहां गया भी नहीं था। थोड़ी देर बाद वह महिला वापस आई और अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। कॉफी भी आ गई थी। उन्होंने चलो बात करते हैं कहा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मुझे नहीं पता यह महिला मुझे क्या कहने वाली है। वह अपने मोबाइल पर कुछ कर रही थीं। यह देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे डर लग रहा था कि अगर उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया जो मैं नहीं कर सका तो। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। मैंने हमेशा सादा जीवन जिया है। मुझे कभी भी कोई अवैध और गलत काम करते हुए पकड़ा नहीं जाना था। कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल एक तरफ रख दिया। मेरी कॉफी खत्म हो चुकी थी। फिर उन्होंने जो कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह बोली, तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात बितानी होगी। मेरी बेटी को लड़कों में बहुत रुचि है। मेरा विश्वास करो, वह तुम जैसे युवा लड़कों के लिए दीवानी है। कल उसका जन्मदिन है और मैं उसे एक खास तोहफा देना चाहती हूँ। मैं वह तोहफा उसे देना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक माँ अपनी ही बेटी के लिए ऐसा भी सोच सकती है। वह अपनी बेटी की रात सजाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती थीं। मैं शर्म से कांप गया। मेरे कान सुन्न हो गए थे। मैंने उन्हें तुरंत कहा, माफ कीजिए मैडम, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं बेरोजगार और गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे विचार और आत्मसम्मान मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। मैं कभी भी ऐसा घृणित कृत्य नहीं कर सकता। यह बोलने के बाद मैं उठकर जाने वाला ही था कि तभी उन्होंने फिर से वही लिफाफा मेरे सामने रख दिया जिसमें 10 लाख रुपए थे। वह मेरी आंखों के सामने पैसे दिखा रही थीं। उनकी इस हरकत ने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे भी अपनी जिंदगी सुधारनी थी। मुझे कहीं भी आशा नहीं दिख रही थी। यह मेरे लिए एक सुनहरा अवसर था जो मेरा भाग्य बदल सकता था। मैंने उस महिला की ओर देखा जो हंस रही थीं और हाथ में पैसे दिखाते हुए मुझे कह रही थीं, सोचो, यह सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए है। यह एक रात की बात है और सिर्फ एक ही रात थी जो तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। मुझे लगा कि तुम जरूरतमंद हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, नहीं तो मेरी बेटी को लड़कों की कमी नहीं है। सिर्फ एक रात बिताने के लिए तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं तो इसमें क्या समस्या है?
या तुम लड़की के साथ एक रात बिताने में सक्षम नहीं हो? ऐसा कहकर वह चुप हो गई और हंसने लगी। मैं बहुत शर्मा रहा था। मैं क्या करूं और क्या नहीं, यही सोच रहा था। क्या मुझे इस महिला से सहमत होना चाहिए या इनकार करके घर लौट जाना चाहिए? घर पर भी बहुत आर्थिक संकट था। माँ बीमार थी। मुझे क्या फैसला लेना चाहिए समझ नहीं आ रहा था। मेरी एक छोटी बहन भी थी जिसका मुझे विवाह करना था और हमें कोई और बीमारी भी नहीं थी। हमारा एक छोटा सा घर था। पिताजी कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने जैसे तैसे मुझे पढ़ाया, लेकिन मुझे अभी भी नौकरी नहीं मिल रही थी। बेरोजगारी मुझे खाए जा रही थी। मैंने जल्दबाजी में तय किया कि मैं उस महिला की बात मानने को तैयार हूँ। वह हंसी और बोली, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी। यह पैसे तुम्हारा भाग्य बदल देंगे। फिर उन्होंने उन 10 लाख रुपए में से 50,000 रुपए मुझे अग्रिम दिए। बोली, यह लो तुम्हारा अग्रिम, जाओ अच्छे से तैयार होकर आना। बाकी के पैसे काम होने पर मिलेंगे। मैंने वह 50,000 रुपए लिए और घर जाने के लिए निकला। रास्ते में होटल से खाना लिया, माँ की दवाइयाँ ली, थोड़े फल और थोड़ा किराना भी लिया। जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने मेरे हाथ में इतना सारा सामान देखकर पूछा, आज बाजार से तैयार खाना लेकर आए हो? वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि मैं कभी इतना सामान लेकर नहीं आया था। माँ और बहन दोनों पूछने लगीं, इतने पैसे कहाँ से आए? सुबह तो कह रहा था कि जेब में 1 रुपया भी नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया था, लेकिन माँ के सामने झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाथ पैर धोते हुए बोला, माँ मुझे नौकरी मिल गई है। उन्होंने ही ये पैसे मुझे एडवांस दिए हैं। उन्हीं पैसों से यह सब लिया है। मैंने सोचा बाजार से खाना ले लूं, बहन को थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी। बहन बहुत खुश हुई क्योंकि वह हमेशा घर के काम में व्यस्त रहती थी। आज पहली बार उसे रसोई से छुटकारा मिला था। माँ बहुत खुश हुई और बोली, ऊपर वाला तुम्हें सफलता देगा बेटा। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो हमारा घर संवर जाएगा। बहन ने मेरे लिए खाना परोसा। हम तीनों एक साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन मेरा मन अभी भी उस महिला की बात में अटका हुआ था। वह लड़की, वह रात और वह 10 लाख रुपए, क्या यह सब सच था या यह कोई धोखे का जाल था? जो कुछ भी होगा, उसका सच तो कल ही पता चलने वाला था। अगले दिन तय समय पर मैं तैयार हुआ और घर से निकलने की तैयारी में था, तभी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा इतनी तैयारी से कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, माँ कल बताया था ना नौकरी लग गई है, उधर ही जा रहा हूँ। ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि तुम्हारा बेटा सफल हो। माँ की आंखों में आशा थी और चेहरा खुशी से चमक रहा था। मैं घर से बाहर निकला, एक रिक्शा पकड़ा और उस महिला द्वारा दिए गए पते पर गया। जब मैं वहां पहुंचा तो सामने जो देखा उस पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने फिर से पता देखा और उस जगह पर नजर डाली। यह किसी का घर नहीं था, बल्कि एक भव्य महल था। इतना आलीशान और सुंदर बंगला मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। मेरे मन में विचार आया कि इतनी अमीर महिला ऐसा काम क्यों कर रही होगी। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर उन्होंने दिए नंबर पर कॉल किया। उन्होंने फोन उठाया और पूछा, कहाँ हो तुम? मैंने बताया कि मैडम मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। वह बोली, बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी अंदर आओ, मैं बहुत देर से तुम्हारी राह देख रही हूँ। मैं डरते डरते उस घर में घुसा। ऐसा घर मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। आज पहली बार मैंने इतने ऐश्वर्यशाली घर में कदम रखा था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वह महिला तैयार होकर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने धीरे से कहा, मैडम मैं वैसा लड़का नहीं हूं। मैं मजबूर जरूर हूं, लेकिन यह काम मैं केवल जरूरत के लिए करने आया हूं। वह मेरी तरफ देखकर हंसने लगी और बोली, मेरा इरादा तुम्हारी नीयत परखने का था।
मुझे लगा था कि तुम मेरा काम मन से नहीं करोगे, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरा काम ठीक से नहीं किया तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, और अगर ये पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उसके बाद वह बोली, ठीक है, तुम बैठो। फिर उन्होंने घर के नौकर को आवाज दी और कहा, मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय ले आओ। मैं जितना आश्चर्यचकित था, वह पर्याप्त नहीं था। मैं मन ही मन बहुत अशांत था, लेकिन वह महिला बोली, तुम्हें यहाँ जो काम देने के लिए बुलाया है, वह काम तुम्हें रात से शुरू करना है। तब तक तुम्हें यहीं रहकर समय बिताना होगा। मैं उस घर में दिन भर बैठा रहा। बीच बीच में कुछ न कुछ खाने पीने को दिया जाता था। जब रात हुई तो वह महिला मेरे पास आई और बोली, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हो गया है, अब तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में जाना होगा। वह तुम्हारी राह देख रही है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर उसकी माँ इतनी सुंदर है तो फिर उसकी बेटी भी यकीनन बहुत सुंदर होगी, और जब उसकी माँ खुद मुझे अपनी बेटी के कमरे में भेज रही थी तो फिर मैं उस काम को मना क्यों करता। मैं सीढ़ियां चढ़कर उस लड़की के कमरे के बाहर आया। उसकी माँ ने खुद दरवाजा खोला। मेरा दिल धड़क रहा था। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर मेरी सांसें रुक गईं। कमरा इस तरह से सजाया हुआ था जैसे कि आज मेरी ही पहली रात हो। एक लड़की बिस्तर पर पड़ी थी। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी सुंदर लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। लेकिन एक अजीब बात थी, वह लड़की सोई हुई क्यों थी? या फिर वह बेहोश थी? उसे देखने के बाद मैंने उसकी माँ से पूछा, यह लड़की सोई हुई है? वह महिला धीरे से बोली, क्योंकि वह बेहोश है और मैंने उसे बेहोश किया है। मैंने तुम्हें जो बताया है वह तुम करो। काम होने पर मुझसे पैसे लो। वह महिला मेरे कंधे पर थपकी देकर चली गई और कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। मैं धीरे धीरे जाकर उस लड़की के पास खड़ा हो गया। वह इतनी सुंदर थी कि मैं उससे अपनी आंखें हटा नहीं सका। मैं खुद पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं जिस काम के पैसे मिल रहे थे उस काम पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं लगभग 2 घंटे कमरे में था और उस लड़की ने मेरी मन की शांति छीन ली थी। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसकी माँ वहां टहल रही थी। शायद वह मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने शर्ट के बटन लगाए और सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मेरी ओर घूरकर देखने लगी। मैंने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, मैडम, आपका काम पूरा हो गया है। यह सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, मेरी बेटी जागी तो नहीं ना? उसने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी ना? परेशान किया क्या? मैंने साफ शब्दों में कहा, नहीं, वह बेचारी तो बेहोश ही थी और मैंने अपना काम पूरा किया है। यह सुनकर उन्होंने खुशी में 10 लाख रुपए निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। वह बोली, जाओ अब दोबारा मेरी नजर मत आना। तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है, और याद रखना, इस बात के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम जानते हो मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ और इस मामले में तुम पर भी आरोप लगेंगे। मैंने उनकी सारी बात सुनी और वहां से निकल आया। बैठे बैठे मुझे 10 लाख रुपए मिल गए थे। मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात थी। माँ को बताया कि ऑफिस के पहले ही दिन बॉस मेरे काम से खुश हो गए और उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए हैं। अब मेरा काम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हमारे जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मेरी खुशी देखकर माँ थोड़ी सोच में पड़ गई थीं। रात हुई और फिर से उस महिला का फोन आया। कॉल पर वह कहने लगी, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने मेरा मन का सपना पूरा किया। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा काम इतना अच्छा करोगे। तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें और पैसों की जरूरत होगी तो बताना,
मैं भिजवा दूंगी, वह आगे बोली। मेरी बेटी जिस अवस्था में है वह तुम्हें पता नहीं। तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। उनकी बात सुनकर मैंने फोन काट दिया। मैंने मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो चलाया। कितना जबरदस्त वीडियो था वह, जो मैंने उस महिला के घर में ही रिकॉर्ड किया था। सही समय आने पर यही वीडियो उनकी जेब से और पैसे निकालने के लिए काम आने वाला था। अब मेरे मन में एक लालच पैदा हो गया था जो इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 12 बज चुके थे। अब मुझे सोना चाहिए था क्योंकि अगली सुबह मुझे एक बहुत बड़ा काम करना था। अगले दिन मैं जल्दी उठा और फिर से उसी जगह उस महिला के आलीशान बंगले की ओर गया। सुबह के करीब 7 बजे थे, जब अमीर लोग गहरी नींद में होते हैं। मैं बंगले के बाहर पहुंचकर एक नंबर पर कॉल किया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वह महिला खुद बाहर आई। कुछ न बोलते हुए वह सीधे मेरे साथ बाइक पर बैठ गईं। यह बाइक भी मेरी नहीं थी। मैंने वह एक दोस्त से थोड़े समय के लिए उधार ली थी क्योंकि मुझे सीधे कोर्ट जाना था। आज मैं उस लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला था। जैसे ही हम कोर्ट के बाहर पहुंचे और मैंने उसकी ओर देखा, वह सिर झुकाए खड़ी थी। उसका नाम कविता था। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे थे। जो कदम वह आज मेरे साथ उठाने वाली थी, उसमें उसी का भला था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि कल की यादें हमारे सामने आकर खड़ी हो गईं। शायद इसी कारण से मैंने तय किया था कि मैं इस लड़की से ही शादी करूंगा। कुछ ही देर में हम कानूनी तौर पर पति पत्नी बन गए। मैं उसकी शांति में भी उसकी पीड़ा महसूस कर सकता था। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जब उसने कोर्ट मैरिज के कागजों पर हस्ताक्षर किए तो वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन यह करना आवश्यक था। कल रात जब मैं उस कमरे में गया और वह महिला दरवाजा बंद करके चली गई थी, तब मैंने एक नज़र उस लड़की पर डाली। वह बहुत ही सुंदर थी, किसी फिल्म अभिनेत्री से कम नहीं थी। उसकी सुंदरता ने मुझे एक पल के लिए रोक दिया था। कोई भी लालची आदमी उस क्षण उसका फायदा उठाने को तैयार हो जाता, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत ने मुझे झकझोर दिया। मैं भी बहुत जरूरतमंद था। मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन मन उलझन में पड़ गया था। कमरे में इधर उधर चलते हुए मैं सोच रहा था कि काश ऊपर वाला मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखाए कि मैं कुछ गलत न करूं और मेरी जरूरत भी पूरी हो जाए। तभी मेरी नज़र एक मेज पर रखी डायरी पर पड़ी। वह बहुत सुंदर थी, मानो किसी ने बहुत प्यार से उसे सजाया हो, शायद उस लड़की ने खुद ही बनाई थी। मैंने डायरी खोली और पढ़ने लगा। उसमें उस लड़की का आत्मकथा लिखी थी। उसमें लिखा था कि यह महिला मेरी सौतेली माँ है। इसने सबको विश्वास दिला दिया है कि मैं पागल हूँ। यह मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है ताकि मेरी संपत्ति पर कब्जा कर सके। मेरे पापा अब मुझसे दूर हो गए हैं। उन्हें लगता है कि मैं सच में पागल हूं, लेकिन मैं ठीक हूं। अब यह सब मैं सहन नहीं कर सकती। अगर इस महिला ने फिर से मुझे मेरे पिताजी की नज़र में गिराया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यह डायरी पढ़कर मेरा दिल थरथरा उठा। उस लड़की ने जो कुछ लिखा था उसमें गहरा दुख था। वह बचपन से ही परेशानियों में थी। मुझे उस पर बहुत दया आई। उसकी सौतेली माँ, जिसने मुझे इस काम के लिए बुलाया था, उसका एक ही उद्देश्य था कि मैं उस लड़की के साथ रात बिताऊं ताकि उसका चरित्र मिट्टी में मिल जाए और उसके पिताजी उसे संपत्ति से बेदखल कर दें। हालांकि मैं उस महिला की बात पर तैयार हो गया था, लेकिन मेरा अंतरात्मा उसे मान्यता नहीं दे रहा था। वह लड़की बेहोश थी। उसकी मां ने जानबूझकर उसे कुछ नशा देकर सुला दिया था ताकि जब उसे होश आए तो वह खुद को अपमानित समझे।
लेकिन मैं इंसान था, हैवान नहीं। मैंने तय किया कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैं बार बार उसे उठाने की कोशिश करता रहा। बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिरकार उसकी आंखें खुलीं। जैसे ही उसने कमरे में चारों ओर देखा और फिर मेरी ओर देखा, वह घबरा गई और रोने लगी। वह बोली, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वह मुझसे दूर हो गई। उसकी आवाज भी उतनी ही मासूम थी जितनी वह खुद थी। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। उसके बाद मैंने उसे सब कुछ बताया। उसकी माँ ने मुझे क्या काम दिया था और उसके बदले में मुझे 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। यह सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अपने हाथों से चेहरा ढककर जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत गंदी महिला है, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा था कि वह एक महिला होकर भी इतनी नीच स्तर पर जाएगी। वह आगे खुद के बारे में बताने लगी। जब मैं 12 साल की थी, तब मेरी माँ का एक बीमारी से निधन हो गया। मैं अपनी माँ पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप मुझ पर जान छिड़कते थे। हमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मेरे जन्म के बाद पिताजी ने यह बंगला मेरे नाम पर कर दिया था और जो बड़ी संपत्ति थी वह माँ के इलाज के लिए खर्च हो गई थी, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में माँ को बचाना था। उन्होंने पैसे पानी की तरह बहाए थे, लेकिन फिर भी माँ को बचाया नहीं जा सका। आखिरकार एक दिन वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गईं। उसके बाद पिताजी ने माँ के दुख को मन में समेट लिया और धीरे धीरे खुद को अकेलेपन में झोंक दिया। उन्होंने बिजनेस की ओर भी ध्यान नहीं दिया। यह बंगला मेरे नाम पर था और मैं ही उसकी मालकिन थी, लेकिन अब मुझे खुद को बहुत अकेला महसूस होने लगा था। मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक पुरुष सिर्फ अपनी पत्नी से ही बोल सकता है। वह एक बेटी के रूप में पिताजी की देखभाल कर रही थी, लेकिन पढ़ाई के कारण मैं उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती थी। मेरे पिताजी को उनके कुछ रिश्तेदारों ने सलाह दी कि अब उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तब मेरी उम्र 15 साल की हो गई थी और मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। फिर पिताजी ने अपनी दोस्त की बहन के साथ शादी कर ली। वह महिला तलाकशुदा थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। पिताजी ने उससे शादी की और उसे अपने घर में आश्रय दिया। पिताजी को लगता था कि वह महिला उनके साथ मेरी भी देखभाल करेगी। मुझे भी उनकी दूसरी शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था कि इससे उनके जीवन का अकेलापन दूर होगा और मुझे भी माँ जैसा प्यार मिलेगा। लेकिन इस महिला ने घर में कदम रखते ही एक के बाद एक चालें चलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि पिताजी ने मां के इलाज में संपत्ति की बाकी रकम पहले ही खर्च कर दी थी और अब सिर्फ यह बंगला बचा था जो मेरे नाम पर था। पिताजी का व्यवसाय फिर से अच्छा चलने लगा था, क्योंकि दूसरी शादी के बाद उन्होंने फिर से अपने काम पर ध्यान दिया। लेकिन उस महिला को यह बात बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी कि बंगला उनके पति की बेटी के नाम पर है। उसे लगता था कि अब वह ही इस घर की मालकिन है और यह बंगला उसके ही नाम पर होना चाहिए। मैं उसे मां समझकर उसके पास जाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह हर बार मुझे झिड़क देती थी। पिताजी के सामने तो बहुत प्यार दिखाती थी, लेकिन जैसे ही पिताजी बाहर निकलते वह तुरंत मुझ पर अत्याचार करने लगती थी। कभी मुझे खाने को नहीं देती थी, कभी मुझे ताने मारती थी। मैं बहुत परेशान थी। धीरे धीरे उस महिला ने मुझ पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए और पिताजी को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कुछ बार पिताजी मेरी बात सुनते थे, लेकिन ज्यादातर वह महिला जो कुछ बताती थी उस पर विश्वास करके उन्होंने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया।
उसने पिताजी को ऐसी ऐसी बातें बताईं कि पिताजी ने भी मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया। पिछले 4-5 साल से मैं इस कमरे में ही बंद हूँ। मेरी सौतेली माँ यही देख रही है कि पिताजी मुझसे यह बंगला छीन लेंगे, लेकिन अभी तक पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। फिर भी वह महिला लगातार कोशिश कर रही है कि मैं यह बंगला उसके नाम पर कर दूं, क्योंकि अब वह पिताजी की पत्नी के रूप में इस घर में रह रही है और उसे लगता है कि इस पर उसका हक है। लेकिन मेरी बिल्कुल भी ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरी संपत्ति उसके नाम पर जाए। अगर उसने मुझे सच्चा प्यार दिया होता, अगर उसने मुझे माँ जैसा प्यार दिया होता, तो शायद मैं खुद ही उसे यह बंगला दे देती, लेकिन उसे सिर्फ मुझे इस घर से निकाल बाहर करना है। मुझे पता है कि अगर मैंने यह बंगला उसके नाम पर किया तो वह मेरा सब कुछ छीन लेगी और मुझे पूरी तरह से खत्म कर देगी। उसने पहले ही मेरी जिंदगी नरक कर दी है। उसने मुझे पागल ठहराया है, पिताजी को मेरे खिलाफ भड़काया है और अब मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती। शायद इसीलिए उसने यह चाल चली कि तुम्हें मेरे कमरे में एक रात बिताने के लिए भेजा ताकि कुछ फुटेज मिले। विश्वास करो, इस कमरे में यकीनन कैमरे लगे होंगे और सुबह होते ही वह सारी रिकॉर्डिंग पिताजी को दिखाएगी और इस बार पिताजी मुझे अपनी संपत्ति से बेदखल करके हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगे और फिर वह महिला इस बंगले की अकेली मालकिन हो जाएगी। यह सब बताते हुए कविता जोर जोर से रो रही थी। वह बोली, इस दुनिया में मेरे पिताजी के अलावा मेरा कोई नहीं है, लेकिन यह महिला मेरे पिताजी को भी मुझसे छीन रही है। मुझे ऐसी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मरना चाहती हूँ, वह जोर जोर से चीख रही थी। मैंने उसे शांत किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि तुम्हारा गैरफायदा उठाऊं। मेरी बात सुनकर वह शांत हुई। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है। मुझे तुम्हारे जीवन का असली चित्र समझ आ गया है। वह पूछने लगी, तुम मेरी कैसे मदद करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे तुम्हारी संपत्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर मैंने उसे अपना पूरा प्लान बताया। मैंने शर्ट के बटन लगाए और नीचे उतरा। मैंने उस महिला से पैसे लिए और वहां से निकल गया। अगले दिन हमारे प्लान के अनुसार कविता ने अपनी मां के सामने रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत लुट गई है। इसीलिए उस महिला ने मुझे फोन करके बताया था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं कविता को अपने साथ लेकर आया और हमने कोर्ट मैरिज की। उस समय उसके पिताजी अमेरिका गए हुए थे। 5 दिनों बाद जब वे वापस आए तो कविता की मां ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी ने एक लड़के के साथ संबंध बनाए हैं, अब उसे घर से बाहर निकालो। उसने अपने कमरे में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह रिकॉर्डिंग पहले ही नष्ट हो चुकी थी क्योंकि मैंने पहले ही उस कैमरे की तार काट दी थी। कविता ने मुझे पहले ही बताया था कि कमरे में यकीनन कैमरे होंगे और उसके कहने के अनुसार ही जब मैंने कमरे की ठीक से जांच की तो उस कमरे में सचमुच कैमरा था। उसकी मां सबूत इकट्ठा करने के पीछे लगी थी, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सबूत था जिससे उसकी सौतेली मां पूरी तरह से तबाह हो गई। कविता के पिताजी के वापस आने से पहले ही मैंने उसकी मां की फोन कॉल रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल पर भेज दी थी, जिसमें वह कह रही थी कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, इसका मुझे बहुत आनंद हुआ है। वह अब फूट फूट कर रो रही है। और पैसों की जरूरत होगी तो बताना। मैंने यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसके पिताजी को भेजा था। उन्होंने अपनी बेटी पर हाथ उठाने की बजाय अपनी पत्नी के कान पर थप्पड़ मारा। कविता की मां को कल्पना भी नहीं थी कि वह खुद के बनाए जाल में फंस जाएगी। कविता ने भी सब सच बताया और बताया कि उसने मुझसे शादी की है। मैं भी उसी समय पहुंचा और सारा माजरा स्पष्ट किया।
उसके पिताजी ने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब उसकी सौतेली माँ इधर उधर भटक रही है और उसके पिताजी ने हमारी शादी भी धूमधाम से करवा दी। हाँ, एक बार मेरे मन में लालच आया था, लेकिन मैं कभी किसी लड़की की इज्जत से खेल नहीं सकता। मेरी ईमानदारी देखकर वे बोले कि तुम्हें छुप छुप कर शादी करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं खुद खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देता। और आखिरकार हुआ भी वैसा ही। उन्होंने बहुत प्यार से हमारी शादी करवाई। मेरी माँ और बहन को भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि कविता सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि एक अमीर और संस्कारी परिवार की लड़की थी। मेरा वैवाहिक जीवन उसके साथ बहुत सुखी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ।